आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन किया जाएगा और भारत के भूगोल के इस प्रश्न पत्र में जलवायु अध्याय का अध्ययन हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पिछले दिनों तक पढ़ा था। हम लोग भारत की ऋतुओं के बारे में, सीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया था। शीतकाल की वायुदाब, पवनें, वर्षा, वायुदाब की दशा, तापमान, समताप रेखाओं का वितरण इत्यादि का अध्ययन पिछले दिनों वाले कालांश में कर लिया था। आज हम लोग ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं शीतकाल के बाद या 21 मार्च के बाद से लगातार सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर होने लगती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर बढ़ती हैं, वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में तापमान लगातार बढ़ता जाता है और ग्रीष्मकाल का समय भी हम लोगों ने 15 मार्च से 15 जून तक के मध्य का माना है। तो इस कारण में तापमान लगातार बढ़ने लगता है और साथ ही साथ तापमान बढ़ने से वायुदाब भी कम होने लगता है और सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ साथ निम्न वायुदाब भी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है। मार्च माह के समय सबसे ऊंचा तापमान दक्षिण भारत में पाया जाता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश तथा गुजरात में तापमान उच्चतम होता है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में तापमान लगातार बढ़ता जाता है और साथ ही इन भागों में न्यून वायुदाब केंद्र स्थापित होने लगता है। जून में उच्चतम तापमान दक्षिण पंजाब व राजस्थान में पाए जाते हैं। इस समय तक शीतकालीन मानसूनी पवने की दिशाएं परिवर्तित हो जाती हैं और जगह जगह जलीय समीर और थलीय समीर जैसी स्थानीय पवनें चलने लग जाती हैं। उत्तरी भारत में दिन के समय गर्म व शुष्क पछुआ पवनें तीव्र गति से चलती हैं। इन्हें लू कहते हैं। मैदानों में इन पवनों से कुछ आर्द्र पवनें मिलती हैं तो तूफान आते हैं और वायु का वेग 100 या 125 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। इस प्रकार तूफान बंगाल में अधिक आते हैं, जिन्हें काल बैसाखी या नॉरवेस्टर भी कहते हैं। इसी समय उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी भारत में धूल भरी आंधियां चलती हैं। दक्षिण भारत व समुद्र के निकट इनका प्रभाव कम रहता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु में तापमान की। देखिए, अभी जो तापमान जुलाई माह का दिखाया गया है, इसको अगर आप देखें तो इस काल में सबसे उच्चतम तापमान राजस्थान के पश्चिमी भाग में और पंजाब के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है और यह तापमान 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक दिखता है और 30 डिग्री से 32.5 डिग्री तापमान
इस बेल्ट के जस्ट पूर्व में, जो कि उत्तरी गुजरात से लेकर के राजस्थान के अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का संपूर्ण भाग, पंजाब का भाग और जम्मू कश्मीर का भाग, यह 30 से 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य का भाग होता है। इसके बाद आप देखेंगे 27.5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इस रेखा के जस्ट पूर्व में गुजरात का संपूर्ण भाग, राजस्थान का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का भाग, बिहार का भाग, बंगाल का भाग, उड़ीसा का भाग, तेलंगाना का भाग, तमिलनाडु का भाग, यह बेल्ट और उत्तर पूर्व के राज्य, यह सब इस 27.5 से 30 डिग्री के मध्य आता है। और 25 से 27.5 डिग्री टेम्परेचर आप देखेंगे तटीय राज्य हैं, जो अरब सागर तटीय क्षेत्र, महाराष्ट्र का भाग, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भाग और संपूर्ण महाराष्ट्र का भाग इस तापमान वाले बेल्ट में आता है। इसके बाद 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला तापमान भी आता है, जो कि इन्हीं 27.5 डिग्री से 35 डिग्री वाले बेल्ट के मध्य ही स्थित होता है। यह राजस्थान, आप देखिए सर्वाधिक टेम्परेचर इन दिनों राजस्थान का रहता है। अगर आप ये भी देखेंगे तो जैसे जैसे उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कुछ कमी देखने को मिलता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारत इस समय उच्चतम तापमान लिए रहता है और इस ऋतु में तटीय प्रदेश तथा आंतरिक प्रदेशों के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। तटीय भागों में स्थलीय तथा जलीय पवनें चलती हैं, इसलिए दैनिक तापांतर 5 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, जबकि आंतरिक भागों में तापांतर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। मार्च में उत्तरी भारत का तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, किंतु मई में यह 45 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट पहुंच जाता है। बंगाल में काल वैसाखी, जैसा पूर्व में बताया गया कि ये तूफान आते हैं आर्द्र पवनों से युक्त होकर, बंगाल में काफ़ी अधिक बारिश करते हैं, के प्रभाव के कारण तापमान बहुत अधिक ऊंचा नहीं पहुंच पाता। उत्तरी भारत के न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है और प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में यह 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ही रहता है। उत्तरी भारत में या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का लंबवत होना, समुद्र से अधिक दूरी के कारण जल के समकारी प्रभाव से वंचित होना तथा प्रतिचक्रवातों के कारण तापमान का सदैव ऊंचा रहना उत्तरी भारत में ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान होने के मुख्य कारण। हम लोग वर्षा की बात करें तो ग्रीष्मकाल में संपूर्ण देश प्राय शुष्क रहता है। कुल वर्षा का मात्र 10% ही इस ऋतु में प्राप्त होता है। आर्द्रता की मात्रा तटवर्ती भाग से भीतर की ओर कम होती जाती है। देश के भीतरी भाग में वायु शुष्क एवं उष्ण होती है, जबकि निचली परतों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे कम वायु दाब का व्यापक क्षेत्र बन जाता है। असम और बंगाल में काल वैसाखी और दक्षिण भारत में मैंगो शावर या आम की बौछार के द्वारा कुछ वर्षा अवश्य होती है। दक्षिण भारत में जल से थल की ओर चलने वाली पवनें
कुछ वर्षा करती हैं। यह वर्षा आम और कहवा के फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है, इसलिए इसे मैंगो शावर या ब्लॉसम शावर, आम की बौछार तथा फूलों की बौछार कहते हैं। ऐसी वर्षा असम और बंगाल में भी होती है। यह असम के चाय के बागों में नवीन पत्ती उत्पन्न करने में सहायक होती है। देश के शेष भागों में पवनें जल रहित और मौसम कष्टदायक होता है। उत्तरी भारत में कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ ओलों की वृष्टि होती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी पठार के कुछ आंतरिक भागों में मार्च से मई के मध्य मानसून पूर्व की वर्षा होती है, किंतु मई के अंत तक संपूर्ण देश में तापमानों के साथ ही शुष्कता भी व्यापक रूप से बढ़ती है। आज के कालांश में हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन किया। आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस प्रसंग का अध्ययन किया, ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। शेष अगले भाग में।